तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 की फिजिक्स की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको फिजिक्स की शुरुआत कैसे करनी है। जिस समय में सभी लोग गर्मियों की छुट्टी मना रहे होंगे, 90% स्टूडेंट इंजॉय कर रहे होंगे, उस समय आप कैसे उनको रौंद कर बहुत आगे जा सकते हो। और जब तक सभी लोग इंतजार करेंगे कब स्कूल खुले, जुलाई में लगभग स्कूल ही खुलेगा ही, तो 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस कैसे आपको कंप्लीट कर लेना है। 3 सब्जेक्ट का जो है सिलेबस मैं गर्मियों की छुट्टी में ही खत्म करवा दूंगा, जबकि अक्टूबर तक केमिस्ट्री और मैथ बचेगा, उसका भी मैं खत्म करवा दूंगा। तो इसलिए आपको क्या करना, सबसे पहले नए हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास हमेशा देखने को मिलती रहती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूं, यह क्लास उनके लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए तो बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि एकदम बेसिक शुरुआत करने वाले हैं। और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ जानते हैं ना, उनके लिए तो एकदम बेहतरीन क्लास होने वाली है। चलो शुरुआत करते हैं और एकदम बेसिक शुरुआत करेंगे। कुछ नहीं करना, देखो आपके पास 2 बुक होती हैं फिजिक्स की, है ना। मुझे पता है यार, यहाँ ज़्यादा क्लास 11th में ज़्यादा लोग पढ़े ही नहीं होंगे ना, तो इस तरह लेकर चलेंगे जैसे क्लास 11th में आपको कुछ छूट गया हो तो वो भी हम कवर कर देंगे, ठीक है। अब देखो मतलब कि बेसिक बता देंगे भाई, अब दोबारा कहाँ पढ़ाने जाएंगे। अब देखो 2 बुक होती है ना, एक बुक होती है विद्युत की, एक बुक होती है प्रकाश की। मतलब ऐसा बताया गया है कि एक बुक में जो है विद्युत के बारे में पढ़ना होता है पूरा, है ना, और दूसरे बुक में प्रकाश के बारे में, प्रकाशिकी के बारे में, है ना, ऑप्टिक्स के बारे में। तो जो आपकी पहली बुक है यानी विद्युत, ये हम आज शुरुआत करने वाले हैं और एकदम फर्स्ट चैप्टर से, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका जो सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, है ना। और 3 से 4 लेक्चर में हर एक चैप्टर जो है आसानी से खत्म करेंगे। इसके साथ ही साथ बाद में शॉर्ट वीडियो लाकर रिवीजन करवाएंगे तगड़ा वाला, है ना। चलो शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, है ना, ताकि युद्ध लड़ने जा रहे हो, अगर आपको नहीं पता होगा यहाँ किस तरह के सैनिक आएंगे, कौन कौन से हथियार होंगे, है ना, तो कैसे लड़ोगे, है ना, हार कर चले आओगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमको जान लेना है कि कौन कौन सा जो है टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब मैं ये बता देता हूँ, सबसे पहले इसमें टॉपिक पढ़ना है विद्युत आवेश, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, इसको मिस मत करना। अगर दोबारा भी देखना पड़े इसे तो देख लेना, क्योंकि विद्युत आवेश के बारे में जितना बारीकी से समझोगे, है ना, उतना ज़्यादा आपकी जो पहली बुक है विद्युत वाली पूरा आपको खत्म हो जाएगी, है ना, बहुत समझ में आएगा। अगर इसे तुम इग्नोर करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। देखो अगर तुम विद्युत आवेश के बारे में नहीं पढ़ोगे, फिर सेकंड चैप्टर में जाओगे, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारता है सेकंड चैप्टर, वहाँ पर बताया जाएगा एकांक आवेश को अनंत से विद्युत, ये आवेश ये फिर आ गया, ये आवेश हमने तो पढ़ा ही नहीं था, तो इस तरह दिक्कत होगी। अगर मान लो उसमें भी फिर आगे चैप्टर में गए विद्युत धारा में, तो वहाँ पर बताया जाएगा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये आवेश क्या होता है। मतलब बार बार आप लोग दिक्कत होगा अगर आवेश के बारे में नहीं जानोगे। फिर फोर्थ चैप्टर में जाओगे, वहाँ पर आएगा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अब आवेश के बारे में नहीं जानते तो गतिमान आवेश कैसे पता करोगे, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट चैप्टर जितना आसानी से क्लियर होगा पूरा आराम से, हाँ, मजा आएगा, है ना। चलो टॉपिक से सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। आवेश के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में इसके हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि आवेश के प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद में इसके कुछ गुण हैं भाई, गुण के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एकदम बेसिक चीजें, मात्रा बीमा सब कुछ, ठीक। फिर आ जाता है आपका दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट कूलॉम का नियम, यहाँ से डेरिवेशन बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है, यानी कि कुछ ना कुछ बन जाता है, MCQ भी बन जाता है। और इसका जो सूत्र निकल कर आता है ना, ये कूलॉम का नियम, यहाँ 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर एक छोटा डेरिवेशन और आता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, तब 5 अंकों में आता है, सिर्फ 2 लाइन का है, बहुत आसानी है, हम बता देंगे, ठीक है। विद्युत ध्रुव, विद्युत ध्रुव मतलब ऐसे ही, मतलब नाम से ही पता चल गया कि ऐसा कुछ है जो 2 है ना, द्विध्रुव। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, हाँ 2 आवेश होते हैं इसमें जो समान परिमाण के होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक माइनस दूसरा प्लस, इस तरह होता है ना, एक ही निकाय में होते हैं, तो विद्युत ध्रुव बनाते हैं। फिर विद्युत ध्रुव आघूर्ण, और ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नीचे का दो विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। अब ये जो है अगर आप रेफरेंस की बुक में देखोगे ना, तो ये सेकंड चैप्टर में दिया हो, पर एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से ही लिया है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। तो विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप होता है विद्युत फ्लक्स, और गॉस की प्रमेय जो है इसी पर आधारित है। विद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझोगे तो गॉस की प्रमेय भी समझ में आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार कॉपी पेन लेकर इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से जो है सारे टॉपिक्स को नोट कर लिया होगा। अब इन्हें हमें सीरियल वाइज तैयार करना है ना, 2 से 3 लेक्चर में है सारे टॉपिक जो है हम खत्म करवा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर, क्या था हमारा विद्युत आवेश, ठीक है। जितना बारीकी से इसे समझोगे पूरा चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगा, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए विद्युत आवेश। चलिए समझते हैं कौन सी बला है आखिर विद्युत आवेश। एक बार मैं बोलकर बता दूंगा, उसके बाद में समझाकर उदाहरण के साथ यार बहुत मजे से बताऊंगा, ठीक है, एकदम सुकून से। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिससे उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिससे वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगता है ना। ये तो थी यार, ये तो समझ में नहीं आएगा इस तरह। अब देखो बता क्या गई, मौलिक गुण है, यानी ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये कोई पदार्थ नहीं है, ये कोई गुण है ना। जैसे कि आप क्या है, आप मनुष्य, आप अच्छे हैं, ये आपका गुण है ना। तो उसी तरह जो आवेश होता है ना, ये किसी पदार्थ का गुण होता है। और ऐसा क्या खास बात होती है भाई इस आवेश में,
ऐसा ऐसा कौन सा गुण है? तो ये ऐसा गुण होता है ना कि जिस वस्तु में आ जाता है ना, जो वस्तु आवेशित हो जाती है, जिसमें गुण पाया जाता है ना, उस वस्तु में चुंबकीय प्रभाव है तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। ये तो पता होगा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत प्रभाव क्या होता है। इससे क्या होता है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। कैसे करेगा ये तो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो समझ में ये तो आ रहा है कि हाँ, जो वैद्युत आवेश होता है वो एक पदार्थ का मौलिक गुण होता है, जिससे उसमें वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है तो प्रतिकर्षित करने लगता है ना। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण देखें तो जब आप छोटे थे ना, यार सबसे सिंपल उदाहरण, जब आप छोटे थे क्या करते थे, मतलब कंघी से अपने सूखे बालों में रगड़ते थे, है ना, या पेन को बोले ना, पेन को ही सूखे बालों में रगड़ते थे। उसके बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो क्या होने लगता था, उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ी हलचल उत्पन्न हो जाती थी। पहले तो कुछ दूर भागने लगते थे और कुछ पास में आने लगते थे। ऐसा क्या हो गया उनमें, ऐसा क्या हो गया जो पहले नहीं होता था? पहले तो नहीं चिपकते थे, आखिर में बाल में रगड़ने के बाद ही क्यों हो गया? तो बाल में रगड़ने के कारण क्या हुआ, उसमें आवेश का गुण उत्पन्न हो गया, है ना, जिससे आवेश का गुण उत्पन्न हो गया, जिससे वह वस्तु को उसमें चुंबकीय प्रभाव आ गया, है ना, वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव आ गया और वो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगा या तो प्रतिकर्षित करने लगा, ठीक है। अभी तो बाद में देखेंगे कैसे आकर्षित करेंगे, कैसे प्रतिकर्षित। तो ये हमें समझ में आ गया कि हाँ, जो वैद्युत आवेश होता है ये किसी पदार्थ का गुण होता है ना, कोई पदार्थ नहीं होता, उसका गुण होता है ना। और जिसमें आ जाता है वो अपनी और वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है या तो प्रतिकर्षित करने लगता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि किसी विद्युत पदार्थ, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिससे उसमें वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिससे वह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है ना। मैं दूसरा बार का लेता हूँ, चल नहीं रहा है। अब समझो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें, है ना, जैसे कि ये जो आवेश होता है क्या है, ये एक सदिश राशि, मतलब कि राशि कौन सी है, आप सभी को पता है राशियां दो प्रकार की है, तो अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि जो चीज है उसमें दिशा नहीं ज्ञात होती है, सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात होते हैं। वैसे तो इसकी ट्रिक भी है, 90% वर्क करती है, मैं बता दूं, ठीक है। पहली बात तो मतलब ट्रिक है यार, पूरा 100% नहीं है लेकिन 90% वर्क करता है। जिसमें वा वाला आ जाए ना, वो एक सदिश राशि है। जैसे कि बल, शुरुआत में यहाँ बा आ गया ना, तो ये सदिश राशि है ना। जैसे कि क्या हो गया, वैद्युत आवेश नहीं, सॉरी, ये विद्युत तो कहीं कहीं पर वर्क नहीं करता है पर 90% वर्क करता है। जैसे कि बल हो गया, ठीक है, बल में वह आ गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, है ना, तो ये सदिश राशि है, तो आगे वह आ जाता है। ये 90% वर्क करता है, 100% नहीं। मैं बता दूं, बस एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि अगर आपको कंफर्म नहीं है, एमसीक्यू में कभी आ जाता है तो आप लगा सकते हैं, है ना, अगर वह है तो सदिश लगा सकते हैं। बाकी कंफर्म वो नहीं है, आप थोड़ा याद कर लेंगे, मैं तो बताता ही चलूंगा, है ना। तो इसी तरह जो ये गुण होता है वैसे आप देखो वैद्युत आवेश क्यों नहीं हुए, अब ये क्यों सदिश राशि नहीं है, क्यों ये अदिश राशि है। तो मैं बता दूं कि अगर कोई चीज जो है किसी पदार्थ का गुण है तो वो कभी सदिश राशि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गुण की कोई दिशा नहीं होती है ना, गुण की कोई दिशा नहीं होता है, इसीलिए जो गुण होता है वो कभी एक सदिश राशि हो ही नहीं सकता। तो आवेश क्या है, तो गुण है ना, तो ये एक अदिश राशि है। दूसरी बात है कि इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अच्छे तरीके से भी नोट कर सकते हैं कि इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं ना, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरा मार्कर ले लें, को मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको दिखाई दे। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, ये तो ये बात हो गई ना, ये बेसिक भी चीज। चलो ये थोड़ा सा अच्छा चल रहा है ना, अच्छा सा चल रहा है। अब देखो तीसरी बात जो है सदिश राशि, इसका जो मात्रक होता है कूलाम होता है। यार कोई भी नहीं चल रहा है मात्रक जो है इसका कूलाम होता है। एक और मात्रक होता है, अभी मैं निकाल कर दिखाता हूँ। मात्रक जो होता है इसका कूलाम होता है, किसका, वैद्युत आवेश का मात्रक, है ना। ये सारी चीजें जो है नोट कर लीजिए, आगे बहुत काम आने वाली हैं। अब दूसरा मात्रक में निकाल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्यों? अब देखो यहाँ पर जो क्यू है ये तो आवेश को दिखाता है, आप सभी मैंने पहले ही बता दिया है ना कि जो क्यू है ये आवेश को दिखाता है। अब एन क्या है और ई क्या है, ये आपको समझना है कि एन क्या है और ई क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि जो एन है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने पहले बताया था कि क्या बताया था कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है ना। तो जो है एन है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, कोई पदार्थ है उसमें आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, है ना, किसमें, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ना। और दूसरी बात जो है ई है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये दिखाता है। ये तो आप सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, है ना, यही तो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यही तो होता है ना, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। यही तो एक प्रोटॉन पर भी होता है पर वो धनात्मक होता है। अब देखो इसका और एक और मात्रक लिखना चाहोगे ना, तो Q बराबर IT भी होता है, तो I से एम्पियर और T से सेकंड, एम्पियर पर सेकंड भी लिख सकते हो। पर आप यही याद रखो कि जो है इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जो है कूलाम होता है, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो सबसे बढ़ते हैं सबसे मजेदार टॉपिक पर। देखो अब जो सबसे मजेदार इसमें क्या है, सबसे मजेदार है कि
ये जो है आवेश जो होते हैं कितने मतलब प्रकार कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आवेश के प्रकार कौन कौन से, तो जो हम बता दें जो आवेश होता है ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार से होता है। यहाँ तक आ रहा है, चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा कैमरे में। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब ये समझ लो, अगर ये समझ गए ना तो समझ लो यहाँ से बहुत, ये एक कॉन्सेप्ट जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, किसी पदार्थ पर इतने इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर आवेश कितने होंगे, इस तरह पूछ लिया जाता है ना। अब देखो ये धनावेश का होता है ऋणावेश, बस एक वर्ड में बता दूं, धनावेश मतलब समझिएगा कि धनी व्यक्ति, और ऋणावेश मतलब ऋणी व्यक्ति, छोटा आदमी, है ना। अब मुझे बताओ अगर कोई धनी व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, धनी व्यक्ति होगा देगा या लेगा, उसके बाद धनी व्यक्ति होगा ना, बहुत दानी होगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो देगा यानी त्यागेगा। तो यानी जो धनावेश होगा वो त्यागेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना। और जो ऋणावेश होगा, मैंने ही पहले ही बताया कि ऋणावेश क्या होता है, बहुत छोटा आदमी, है ना। तो छोटा आदमी क्या करेंगे, हम जैसे गरीब लोग किसी को क्या दे सकते हैं ना, यही तो बोलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करेगा। बस यही कॉन्सेप्ट था, नहीं पर छोटा सा है देखो। तो ये तो समझ में आ गया ना कि जो धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऋणावेश जो हो गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, कि भैया दे दो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अब देखो, अब मुझे बताओ कोई धनावेश है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई धनी आदमी है, वो अपना धन किसी दूसरे को दे रहा है, तो क्या होगा, उसके धन क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। क्या होगा, त्यागेगा, देगा तो कम हो जाएगा। तो इसी तरह से धनावेश है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, है ना, कम ही तो हो जाएगा ना, दूसरे को दे देगा तो कम हो जाएगा। अब देखो ऋणावेश जो है, मैंने बताया कि छोटा आदमी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरे का मांगता है। अब दूसरे से मांगेंगे तो क्या होगा, दूसरे से और भी मांग लेगा, तो जो उसके पास पहले थे और भी ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इसके पास, है ना। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, शायद दिखाई दे रहा होगा। हाँ चलो मैं और भी ऊपर लिख देता हूँ, इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है वहाँ पर ना दिखाई दे रहा हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, है ना, ये हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से जो है आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो ये तो समझ में गए होंगे कि धनावेश अगर कोई जहां भी बात करे, इलेक्ट्रॉन की कमी की बात करे कि हाँ कोई आवेश इस पर इतने इलेक्ट्रॉन कम है, तो हाँ फिर तुरंत बता दोगे इलेक्ट्रॉन कम है ना, कम है, इसका मतलब किसी और को दे दिया है धनी था तभी तो दिया, तो समझ जाओगे कि हाँ कोई धनावेश था, है ना। जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी की बात करें धनावेश, अधिकता की बात करें तो ऋणावेश, है ना। ये इतनी बात क्लियर है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस इतना हो गया ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, बस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये है। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ इसको बताने के लिए। ये बात ये है कि मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, जब मैंने इसकी परिभाषा बताई थी कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिससे इसमें वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं और वह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है। एक उदाहरण जैसे कि, अब मैं चुंबक पर नहीं जाऊँगा पर मैं उदाहरण ले लेता हूँ उदाहरण के तौर पर, कि जैसे चुंबक को हम जब पास पास लाते हैं तो कभी तो चिपक जाते हैं और कभी दूर भागने लगते हैं। ऐसा क्या होता है, क्या होता है भैया, कभी चिपक जाते हैं कभी दूर भागने लगते हैं, हाँ होता है, समझ लो। उसी तरह जो होता है, अब आवेश कब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, कब प्रतिकर्षित करेंगे, ये समझो, कब आकर्षित करेंगे और कब प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं, आकर्षित कब करेंगे और प्रतिकर्षित कब करेंगे। ठीक है, अब हमने यहां पर मान लिया था धनावेश और ऋणावेश, है ना। अब बताओ धनावेश जो है और ऋणावेश है, तो समझ में आ गया ना। कब आकर्षित करेंगे, कब प्रतिकर्षित करेंगे। हमारे पास कोई 2 आवेश हैं, ठीक है, अगर हम मान लें क्या है, एक प्लस है और दूसरा भी क्या है, प्लस है ना, इस तरह है, मतलब समान प्रकृति के आवेश हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, समान प्रकृति के आवेश, एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। जैसे कि प्लस प्लस हो गया या फिर माइनस और माइनस हो गया, यानी ऋणावेश और ऋणावेश 2 तरह के जो समान प्रकृति के आवेश होंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, जैसे एक प्लस ले लिए दूसरा माइनस ले लिए, है ना, तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, है ना। नहीं याद हो रहा, चलो अब मैं एक उदाहरण लेता हूं। तुम एक को मान लो मेल, अब मुझे बताओ, एक मेल मान लो, एक मान लो फीमेल। अब मुझे बताओ अगर मेल और मेल का मिलन क्या हो पाएगा, कभी मेल और मेल जो होगा कभी एक दूसरे आकर्षित होंगे ना, एक दूसरे से टकराएंगे, दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित होंगे ना, यानी मेल मेल एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो वही बात है कि समान आवेश जो होंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब देखो मेल फीमेल जो होंगे एक दूसरे से आकर्षित होंगे, है ना,
यानी विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना, चिपका लेंगे। तो इसीलिए इतनी बात भी क्लियर होगी कि समान आवेश में क्या होता है, पदकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, एक प्लस से दूसरा माइनस, एक धनावेश से दूसरा ऋणावेश है, तो उनमें आकर्षण होगा, है ना, एक दूसरे के पास आएंगे, नजदीक आएंगे। इतनी बात क्या क्लियर है। चलो अब मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, करवा देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना भैया अच्छे से, जितनी बारीकी से इसे समझा रहे हैं ना, याद इतना समझ लो, नींव तैयार कर रहे हैं, इसके बाद दीवार खड़ा करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब देखो तो बार बार केबल ये बीच में आ जाता है, मुझे पता नहीं होगा कि अभी कैमरा सही से चल भी रहा है या नहीं। देखो मैंने सबसे पहले बताया विद्युत आवेश क्या होता है, कोई ये वस्तु नहीं होता, ये एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, एक विशेषता है किसी पदार्थ की, और किसी पदार्थ में आवेश आ जाता है ना, जैसे कि रगड़ा आवेश आ गया, तो ये क्या करने लगता है, इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, और वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है और पदकर्षित करने लगता है। मैंने बता दिया कब आकर्षित करेगा और कब पदकर्षित, है ना, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, पदकर्षित करने लगता है। एक और बात बताई कि अदिश राशि, क्योंकि कोई अगर गुण है तो उसकी दिशा नहीं होती, है ना, एक ट्रिक बताया पर वो 90% वर्क करता है, उस पर मत जाना। अदिश राशि और इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा कूलाम होता है। सूत्र यहाँ पर बताया क्यू बराबर एन, यहाँ पर जो क्यू है आवेश है, आप सभी को पता है, ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एन ई जो है ई वाली, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1/6 होता है, सभी को पता है। उसके बाद में आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश मतलब धनी आदमी, ऋणावेश मतलब बहुऋणी आदमी, छोटा आदमी। तो जो धनावेश होगा, धनी आदमी होगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना, वो धन देगा, तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और जो ऋणावेश होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दूसरे से ले लेगा, तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन उसके ज्यादा हो जाएंगे, है ना। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आप सभी लोग इसके नोट कर लीजिए, नहीं तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम बढ़ते हैं, इसके कुछ गुणधर्म के बारे में समझ लेते हैं, ना, कुछ गुणधर्म है इसके, उसके बारे में समझ लेते हैं। पहले इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने जो हमने बताया आवेश के बारे में सारी चीजें अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो चलिए फिर अब देख लेते हैं आवेश के कुछ मूल गुणधर्म के बारे में, और ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं, 3 से 4 हैं, ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो चौथा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यही पूछ लिया जाता है आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, तो इसे हम डिटेल में बताने वाले हैं। चलो सबसे पहला क्या दिया गया है, आवेश की योजना। आवेश की योजना क्या होती है? योजना मतलब समझिए योगफल, ठीक है, योगफल। योजना मतलब क्या समझिए, योगफल। यानी ये क्या कहता है कि किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है उसके विभिन्न कणों पर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। यानी किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर स्थित विभिन्न कणों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या कहता है? मतलब है कि अगर कोई हमारे पास निकाय है, ठीक है, मैं निकाय बना लेता हूँ, ठीक है, हमने माना कि हमारे पास कोई निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, हमने मान लिया प्लस Q1 है, Q2 है, ठीक है, Q3 है, ठीक है, Q4, इस तरह हमने मान लिया आवेश हैं, Q5 भी मान लिया, ठीक है। क्या माना, हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं। तो अगर हमें कुल आवेश निकालना हो कि इस पर कुल आवेश कितने हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे इतनों को। तो हम अगर हमें कुल आवेश निकालना हो यानी Q, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q4, इसी तरह डॉट डॉट जहाँ तक है, Qn तक जहाँ तक हो। तो यही कहता है आवेशों की योजना, कि जो किसी निकाय का कुल आवेश है वो उसके विभिन्न कणों पर अवयवी कणों पर स्थित जो ये सारे आवेश हैं इनके योग के बराबर होता है, ठीक है। लिख लीजिए, मैं बोलकर बता देता हूँ, वरना आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है, यही सेम लाइन, कि विभिन्न किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय के विभिन्न कणों पर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक। अब चलो दूसरा क्या है, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, अब ये संरक्षण नाम जो है आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, आपने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा और बहुत सारे संरक्षण के जो नियम पढ़े होंगे। संरक्षण का नियम बेसिकली जो है किसी का भी हो, कहता यही है कि जैसे ऊर्जा संरक्षण माने तो क्या कहता है कि हाँ, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, इसे बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है, ऐसे एक रूप से दूसरे रूप में बस बदला जा सकता है ना, यही तो कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसी तरह जो आवेश होता है, यह भी इसका आवेश संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि किसी अगर कोई जो आवेश है इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस आवेश जो है बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे हमने पहले ही बताया ना कि जब हम अपने सूखे बालों में जो कलम को रगड़ते हैं उसके बाद में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पास ले जाते हैं, फिर वो आकर्षित होने लगते हैं ना, तो कैसे हो जाता है, उसमें आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है, एक वस्तु से मतलब कि बाल से उसमें चले जाते हैं, उसमें आवेश का गुण हो जाता है ना। जब हमने रगड़ा तो उसके आवेश जो है उस पर आ गए, उसके जो इलेक्ट्रॉन थे उस पर आ गए, तो इसीलिए उसमें आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि जो आवेश है ये आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है, यानी आवेश को नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है जो आवेश होता है, ठीक है। अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा हेडिंग डालो और लिख दो कि किसी निकाय या किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वह नियत रहता है, ठीक है, नियत रहता है, ठीक है।
अब चलो तीसरा देखो, आवेश जो है चाल पर निर्भर नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आवेश है वो चाल पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता ये भी बताता हूँ, क्योंकि जो आवेश है मैंने पहले बताया कि जो आवेश है किसी पदार्थ का गुण होता है, तो जो गुण है वो चाल पर निर्भर नहीं कर सकता, और जो गुण है कभी सदिश राशि भी नहीं हो सकता, ये मैंने बताया था। चौथा देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटा, ये जो क्वांटीकरण है क्वांटा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बंडल, बीड़ का बंडल, ठीक है। अब देखो उसमें भी क्या होता है कि हाँ जो बंडल, अगर कोई भी बंडल हो, जैसे बीड़ी का बंडल हो या तुम पार्ले जी ले लो ना, तो उसमें कभी जो देखो कि जो बीड़ी होती है कभी 3.5 इस तरह हो, 12.5 इस तरह, नहीं तो पूर्ण होता है ना, एक पूरी संख्या होती है 12, 13, 14, है ना, कितने भी बिस्किट हो पैकेट में, कितने भी बिस्किट हो, तो सारे जो है निश्चित जो पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं कि 12 बिस्किट 13 बिस्किट इस तरह थोड़ी होते हैं 12.5 13.5, है ना। तो उसी तरह ये भी आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहता है कि जो प्रकृति में आवेश होते हैं ये भी एक पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, ये भी एक पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, यानी Q बराबर NE, बस ये समझना है आपको, Q बराबर NE, ये हमने आपको पहले बता रखा है कि जो N है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और जो E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है वो दिखाता है। तो ये मैंने पहले ही बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19, है ना, यही तो बताया था। तो यहाँ पर जो बताना चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये एक पूर्ण संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे हमने, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा, मुझे बताओ कि सोडियम पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, आप बताओगे हाँ 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो आप बताओगे हाँ भैया क्लोरीन पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है कमी होती है। हाँ ऑक्सीजन पर कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन बताओगे कि हाँ ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा तत्व बता दो, ऐसा परमाणु बता दो हमको कि जिस पर 2.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन इसकी कमी हो, किसी पर 1.5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। क्या आपने कभी सुना है किसी परमाणु पर 1.5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, नहीं ना। यानी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। यही कहना चाहता है बेसिकली कि किसी जो आवेश होता है वह सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है। इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, यानी Q बराबर NE, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो नोट कर लिए इतनी बातें, और मैंने आपको जो बताया एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आवेश क्या होता है, एक पदार्थ का किसी मौलिक गुण होता है जिससे उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, वह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा परिकर्षित करने लगता है। मात्रा कूलाम होता है, Q से पारित करते हैं, और सूत्र था Q बराबर NE, ठीक है। मैंने बता दिया कि जो N इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दिखाता है, ये हमने सूत्र देखा था वहाँ पर। उसके बारे में प्रकार समझा कि धनावेश और ऋणावेश पर 2 प्रकार होते हैं। धनावेश जो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कमी हो जाती है उसके बाद इलेक्ट्रॉन की। ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी ज़्यादा कर लेता है। और फिर बताया कि कब आकर्षण होगा कब प्रतिकर्षण, तो हमने बताया कि समान प्रकृति के आवेश होंगे, एक प्लस से दूसरा भी प्लस है, यानी एक ऋणावेश से दूसरा भी ऋणावेश, एक धनावेश से दूसरा भी धनावेश, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, है ना। जैसे मेल एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, और मेल फीमेल यानी विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना, मजे वाली बात। अब देखो उसके बाद कुछ गुणधर्म के बारे में समझा कि आवेशों की अवस्था क्या होती है, कि कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न कणों पर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। और आवेश संरक्षण हमने पढ़ा। आवेश संरक्षण क्या कहता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश जो होता है हमेशा नियत रहता है, ठीक है। नष्ट न किया जा सकता, न उत्पन्न किया जा सकता, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। जो आवेश से चाल पर निर्भर नहीं करता, क्यों नहीं, क्योंकि गुण है, और जो गुण है ना तो चाल पर निर्भर करता है, ना ही गुण कभी सदिश हो सकता, तो ये भी बताया था मैंने। आवेश का क्वांटीकरण ये मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे नोट कर लेना, पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रकृति में आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है। इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, यानी Q बराबर NE, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है, ये सूत्र याद रखना भैया। चलो तो इतनी सारी बातें थी जो हमने आज के क्लास में, हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और मैंने दोबारा भी रिवीजन करके बता दिया, रिवाइज करके। अगर आपको इसे दोबारा भी देखना पड़े तो 2x स्पीड में करके दोबारा देख लेना, 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलो फिर अगले क्लास में हम देखेंगे कूलाम का नियम, वेदोच्छेद की हिप्ता, उसके बाद में वेदो प्लस और गॉस के पर में 3 से 4 लेक्चर में जो है सारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर 1 शॉट रिवीजन लाकर आपका तगड़ा वाला रिवीजन हो जाएगा। तो फिर इसी तरह जो है अब कल से जो है बाकी की सब्जेक्ट्स भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मतलब अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। इसके लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको क्लासेस आप तक कैसे पहुँचेंगी। अगर आप बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दोगे तो और भी अच्छा रहेगा, जो होने वाले भी होंगी वो भी, उसका भी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। और नोट्स और PDF चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे दोनों तरह के, एक डिजिटल नोट्स और मेरे खुद के नोट्स, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय, और हाँ अपना ख्याल रखना।